हेलो वांगशंग लवर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आई वॉन्ट योर ब्लड का 10th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग मुशेन्यू की डायरी पढ़ रहा था। तब उसे पता चला कि मुशेन्यू वांगजी से पिछले 6 सालों से प्यार करता आ रहा था। अभी भी वो मुशेन्यू की डायरी ही पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था कि वो फैन मैंशन गया था और अपनी मॉम के रूम में था। मेरे मॉम के रूम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें हमारी यादें थी। मैंने वो सारी ले ली थी। मैंने जब अपनी मॉम की कबर्ड देखा तो उसमें एक बॉक्स था जिसमें लिखा था, ये तुम्हारा 18th बर्थडे गिफ्ट है। जब मुशेन्यू की मॉम की डेथ हुई थी तब मुशेन्यू का 18th बर्थडे आने वाला था, लगभग 5 साल पहले। मुशेन्यू वो बॉक्स लेकर अपने घर आ गया था। उस दिन से वो अपने डैड से कभी नहीं मिला। जब घर जाकर मैंने उस बॉक्स को खोला, उसमें एक लेटर था। उसमें लिखा था, माई चाइल्ड, मॉम्स लव यू सो मच। ये मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, पर पता नहीं ये तुम्हें देने के लिए मैं ज़िंदा होंगी भी या नहीं। उस बॉक्स में एक पैरामीटर और एक मोबाइल फ़ोन जैसा डिवाइस था और एक लेटर में कोड की लैंग्वेज लिखी थी और उस पेपर में लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ लेटर थे जो शायद मेरी मॉम ने मेरी हेल्प करने के लिए बनाए हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। मॉम मुझे क्या बताना चाहती थी। लगभग 6 महीने लग गए मुझे ये कोड लैंग्वेज सीखने में। इन 6 महीनों में मेरी लाइफ नॉर्मल हो गई थी। मैंने फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था और इस बार मैं और भी ज़्यादा मेहनत कर रहा था। लाख कोशिश करने के बाद भी मैं वांगजी से मूव ऑन नहीं कर पाया। मैं फिर से उसे देखने के लिए जाने लगा। मैं कॉलेज जाने से पहले हॉस्पिटल जाता था जहाँ वो अभी इंटर्न था। मैं दूर से ही उसे देखकर खुश हो जाता था। जब मैंने उसे प्यार करना स्टार्ट किया था तब मैंने ये कंडीशन तो नहीं रखी थी, अगर वांगजी किसी और से प्यार करेगा तो मैं उससे प्यार करना छोड़ दूँगा। बस यही सोचकर मैं उसका पीछा करती रहा। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अक्सर डेट पर जाया करता था और मैं दूर से ही उन्हें देखकर खुद को हर्ट करता था। मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करने लगा था। एक रात को लगभग 12:30 बजे मेरी मॉम का डिवाइस अलार्म की तरह बजने लगा। मैंने सोने से पहले उस लैंग्वेज को उस डिवाइस में टाइप किया था, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन रात को जब वो आवाज़ करने लगा तो मैं डर गया। मैंने बहुत हिम्मत करके उस डिवाइस के पास गया। उस डिवाइस की स्क्रीन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई ईमेल आ रहा हो। मैंने उसमें क्लिक किया। मॉम की नोट्स की हेल्प से मैं थोड़ा बहुत उस कोड लैंग्वेज को समझने लग गया था। जब मैंने उस लैंग्वेज को पढ़ा तब मुझे पता चला कि मेरी मॉम तुम्हारे प्लेनेट से थी। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो एक एलियन थी। उस ईमेल में लिखा था कि उनके प्लेनेट में चीफ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसमें लिखा था कि उन्हें उनकी मदद की ज़रूरत है। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसे पैक कर कर रख दिया। लगभग 1 महीने तक हर रोज़ आधी रात को उसमें इसी बीच वांगजी का भी ब्रेकअप हो गया था। उनके ब्रेकअप का रीज़न मुझे नहीं पता था, पर वांगजी अब पहले से ज़्यादा स्कैरी हो गया था। उसका चेहरा हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहता था। उसकी आंखों में डार्क सर्कल पड़ने लगे थे। उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उसके पास जाऊं और उसे टाइटली हग करके उसे बताऊं कि कोई है जो उसे पागलों की तरह प्यार करता है, जो उसके चेहरे की एक स्माइल को देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पर मैं ये नहीं कर पाया। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी और मैंने उसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया जिसमें वांगजी था। लेकिन कुछ टाइम बाद एक रात को वो डिवाइस बहुत लाउडली बीप कर रहा था, इतना कि अगर मैं अपने कान बंद नहीं करता तो मेरे कान खराब हो सकते थे। जब मैंने उस मेल को पढ़ा तो उसमें लिखा था, अगर मेरी मॉम उनकी मदद नहीं करेगी तो वो मेरी मॉम को मार देंगे। तब मैंने उनके मेल का जवाब दिया। मैंने उन्हें बताया कि मेरी मॉम कैंसर की वजह से मर चुकी हैं। लगभग 4 घंटे तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तीसरे दिन रात को वो डिवाइस फिर से बीप करने लगा। जब मैंने उसमें क्लिक किया तो उसमें एक मेल था जिसमें लिखा था,
मेरी मॉम की बॉडी स्पेशल है। उनको अर्थ की कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, तो कैंसर होना तो नामुमकिन था। इसका मतलब उनका प्लान्ड मर्डर किया गया था। ये पढ़कर मेरे हाथों से वो डिवाइस गिर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मॉम का मर्डर कौन कर सकता है। वो तो बहुत काइंड लेडी थी। मैंने जब इस बारे में पता किया तब मुझे पता चला मेरे डैड ने मेरी मॉम की बॉडी के ऑर्गन को रिसर्च सेंटर में बेच दिया था। वो मेरी मॉम को पॉइज़न दे रहे थे, जिससे उनकी बॉडी पावरलेस हो गई और उनकी डेथ हो गई, जिसका फ़ायदा मेरे डैड ने उठाया। तुम्हारे प्लेनेट से मेल आया। उन्होंने मुझे कहा अगर मेरी मॉम जिंदा होती तो वो अपने चीफ को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती, इसलिए मैं उनकी हेल्प करने को मान गया। लेकिन मैंने उनसे शर्त रखी कि उन्हें मेरी मॉम के मर्डरर को ढूंढना होगा और उसे सज़ा दिलानी होगी, और वो मान गए। हमने डिसाइड किया कि मैं अपनी बॉडी तुम्हें दूंगा। मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं, पर मैं तुमसे एक हेल्प चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम वांग जी को मुस्कुराना सिखाओ। मुझे बस इस बात का गम है कि मैं उसे कभी अपनी फीलिंग नहीं बता पाया। मैं उसका हाथ पकड़ के उसके साथ चलना चाहता था, पर ऐसा नहीं हो पाया। अगर हो सके तो उसे बस इतना बताना कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो जिसके साथ भी रहे हमेशा खुश रहे। जब विंग ने ये पढ़ के ख़त्म किया तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी आंखों में आंसू थे। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। शायद ये मुशेन्यू के इमोशंस थे जो विंग की आंखों से बाहर निकल रहे थे। उस रात विंग रोते रोते ही सो गया था। वो सुबह 5 बजे उठा। वो फैंग मैंशन के लिए निकल गया। वेंचिंग अभी भी सोई थी। जब विंग वहाँ पहुँचा, जियान चैंग सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। वो अभी भी नींद में था। उसने विंग को देखा तो वो दौड़ते हुए विंग के पास आया। उसने घबराते हुए कहा, वेंचिंग ठीक तो है ना? विंग ने जियान चैंग की तरफ गुस्से से देखा और बिना कुछ कहे अपने रूम की तरफ जाने लगा। तब जियान चैंग ने विंग का हाथ ग्रैब करते हुए कहा, ये तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? विंग को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र होती तो तुम उसे चीट नहीं करते और ना ही उसे अकेला छोड़ते। ओह सॉरी, तुम तो किसी और के साथ थे और फन कर रहे थे, तो तुम्हें इस बात का क्या ध्यान होगा कि वो मरने के लिए क्लॉक टावर में चढ़ गई थी। जियान चैंग ने कहा, कैसा फन? वेंचिंग के हाथों मरते मरते बचाऊं मैं? उसने बॉटल मेरे सर पे मार दी थी जिससे मैं बेहोश हो गया था। अभी भी सर में दर्द है मेरे। विंग ने तब स्मैक करते हुए कहा, तुम ये डिज़र्व करते हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम उसे चीट करोगे और वो तुम्हें देखकर खुश होगी? शुक्र करो कि उसके हाथ में प्लास्टिक की बोतल थी। अगर वो कांच की बोतल होती तो तुम अभी आईसीयू में होते। चेंग ने कहा, वेट, क्या कहा तुमने? मैंने उसे चीट किया? तुम्हें लगता भी है मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं उसकी पार्टी में जाकर उसी के सामने किसी और के साथ फ्लर्ट करूँगा? वो मेरी फ्रेंड थी। उसने मुझे बस एक ड्रिंक ऑफ़र करी थी, लेकिन मैंने उसे रिफ्यूज़ कर दिया था। अचानक से मुझे मेरे हेड पे पेन फील हुआ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वेंचिंग ने बिना सोचे समझे मुझे हिट कर दिया है और मैं बेहोश हो गया। ये सुनकर तो विंग चौंक गया। उसने कहा, बस इतनी सी बात के लिए उसने तुम्हें मार दिया? जियान चैंग कहता है, तो तुम्हें क्या लगा मैं किसी और के साथ था? मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जवानी में वेंचिंग के हाथों नहीं मरना है। बाय द वे, वो ठीक है ना? विंग ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ वो ठीक है, पर कल रात को वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। आई होप तुम उसका कभी दिल नहीं तोड़ोगे। विंग ने सीरियसली टोन में कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जियान चैंग वेंचिंग को कॉल कर रहा था। उसने कहा, अभी नहीं, वो मेरा कॉल नहीं उठा रही। मुझे उससे बात करनी होगी, इसलिए मैं उसके अपार्टमेंट जा रहा हूँ। हम बाद में बात करते हैं। इतना कहकर उसने कार की पकड़ी और वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ वांगजी था, जो विंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था विंग के लिए उसके दिल में जो फीलिंग है वो क्या है। सुबह जब वो अपनी कॉफ़ी पी रहा था, वो अपने ख्यालों में ही खोया था। उसे पता भी नहीं चला उसने अपनी कॉफ़ी में 9 चम्मच चीनी डाल। सोशे, जो वांगजी के साथ कॉफ़ी पी रहा था, वो ये सब देखकर अपना सर खुजा रहा था। सोच रहा था ये क्या कर रहा है, क्योंकि वांगजी को स्वीट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो वांगजी को रोकते हुए कहता है, अब और कितनी चीनी डालोगे? हाँ, अगर तुम इतना मीठा खाओगे
तो एक हफ्ते बाद तुम बेड में लेटे होगे और डॉक्टर तुम्हें एग्जामिन कर रहा होगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। वांगजी गुस्से में उसे देख रहा था, जैसे उसकी जान ही ले लेगा। सोशे चुपचाप अपनी कॉफ़ी पकड़कर वहाँ से मुंह छुपाते हुए चले जाता है। वांगजी सोच रहा था अब उसे किसी की एडवाइस की ज़रूरत है, क्योंकि इस सब के बारे में उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सबसे पहला इंसान जो उसके दिमाग में आया वो था उसका भाई लैन सिचेन, क्योंकि बचपन से वो ही वांगजी को गाइड किया करता था। वांगजी तुरंत ही अपने भाई को कॉल करता है। उसके भाई ने जल्दी उसका कॉल रिसीव कर लिया था। यूजुअली वांगजी उसे कॉल नहीं किया करता था। अचानक से वांगजी का कॉल देखकर वो घबरा गया। उसने कॉल रिसीव किया और कहा, वांगजी तुम ठीक तो हो ना? वांगजी ने कामिंग वॉइस में कहा, यस ब्रदर मैं ठीक हूँ। ये सुनकर लैन सिचेन को थोड़ी राहत मिली। वांगजी ने पूछा, ब्रदर क्या आज आप फ्री हैं? लैन सिचेन को एक मीटिंग में जाना था, पर उसे पता था अगर वांगजी उसे मिलने के लिए बुला रहा है इसका मतलब है कि कुछ इम्पोर्टेंट काम है। लैन सिचेन ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं फ्री हूँ। वांगजी कहता है, क्या हम आफ्टरनून में मिल सकते हैं? लैन सिचेन हाँ कह देता है। वांगजी कहता है, तो ठीक है, मैंने आपको एड्रेस सेंड किया है, हम आफ्टरनून में मिलते हैं। वांगजी ने अपनी सारी शिफ्ट क्लियर कर ली थी और वो अपने भाई से मिलने चला गया। वांगजी से पहले ही लैन सिचेन वहाँ पहुँच चुका था। उसने वांगजी को देखकर इशारा किया और अपने पास बुलाया। अपने अंकल के बर्थडे के बाद वो आज ही मिल रहे थे। लैन सिचेन वांगजी को देखकर कहता है, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने कमज़ोर क्यों हो गए हो? और तुम्हारी आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल क्यों हैं? वांगजी अपनी नज़रों को झुकाते हुए कहता है, ठीक हूँ ब्रदर, बस आजकल काम का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है। उसका चेहरा डल लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। ये बात लैन सिचेन नोटिस कर लेता है। वो वांगजी से कहता है, कोई बात है जो तुम्हें मुझे बतानी है? वांगजी धीरे से अपनी पलकें झपकाता है। पहले वो हेजिटेट कर रहा था, पर बाद में उसने अपनी सारी बातें अपने भाई को बता दी। उसने कहा, ब्रदर आपने कहा था कि जब हम अपने सोलमेट से मिलते हैं तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं। हमें लगता है कि हम इस दुनिया के सबसे लकीस्ट पर्सन हैं। लैन सिचेन उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, साथ में मुस्कुरा भी रहा था। वांगजी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, ब्रदर कोई ऐसा मेरी लाइफ में भी आ गया है जिसने मेरी नॉर्मल लाइफ को स्पॉइल करके रख दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लैन सिचेन ने कहा, वांगजी इसका मतलब तुम किसी से? उसने इतना कहा ही था। वांगजी ने कहा, ब्रदर पहले मेरी बात सुनिए। लैन सिचेन ने नोट किया। वांगजी ने कहा, मुझे उसके साथ अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़ के जाए। अगर मैं उसकी स्माइल ना देखूं तो मैं पागल हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए स्माइल करे, उसकी सारी अटेंशन और उसका सारा टाइम मेरा हो। उसके सिर्फ मेरे पास बैठे रहने से ही मुझे खुशी मिलती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। प्लीज़ ब्रदर मेरी हेल्प करिए। ये सब बोलते हुए वांगजी ने सांस तक नहीं ली थी। वो जल्दी जल्दी बोल रहा था जैसे वो अपने दिल का सारा बोझ हल्का करना चाहता हो। लैन सिचेन वांगजी की तरफ देखता है और एक लंबी सांस लेता है और कहता है, तो तुम कह रही हो कि तुम उसे पसंद करते हो? वांगजी कहता है, ये तो मुझे नहीं पता। वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ वेटर भी आ गया। लैन सिचेन ने जल्दी ऑर्डर दिया और फिर से अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, जिस तरीके से तुम मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो इससे तो क्लियर है कि तुम उसे पसंद करने लगे हो। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या वो पर्सन तुम्हारे लिए सेम फीलिंग नहीं रखता? वांगजी कहता है, नहीं, उसने ही मुझे पहले किस किया था। लैन सिचेन पानी पी रहा था। ये सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। वांगजी को भी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। लैन सिचेन कहता है, किस? सच बताओ वांगजी, तुम कितने आगे बढ़ चुके हो? वांगजी ने कहा, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है भाई। जैसे ही उसने मुझे किस किया मैंने उसे कहा कि मुझे लड़कियां पसंद है। ये सुनकर तो लैन सिचेन को 12 बोल्ट का झटका लग गया था। उसने गहरी आवाज़ में कहा, तो वो लड़का है? वांगजी ने नोट किया। लैन सिचेन इस बात से शॉक लग रहा था, लेकिन वो हमेशा की तरह वांगजी को सपोर्ट करता है। वांगजी एम्बैरेस हो जाता है। वो कहता है, भाई ये अजीब है ना कि मैं किसी लड़के से। लैन सिचेन समझ रहा था कि वांगजी अनकंफर्टेबल है अपनी फीलिंग को लेकर।
ओके गाइस, आज के लिए इतना ही।